नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस एकेडमी में। मैं आपका दोस्त अमित तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी आधुनिक भारत से संबंधित है, जिसका टॉपिक है ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व नीति। इस टॉपिक के तहत हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने कितने प्रकार की भू राजस्व नीतियों को लागू किया और किस तरह से इन भू राजस्व नीतियों के तहत किसानों का अत्यधिक से शोषण किया गया। जिसके तहत आज हम देखेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व नीति। इसके तहत 3 भू राजस्व नीतियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पहली, स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना किसने की? कॉर्नवालिस। यह भारत के किन किन क्षेत्रों में विस्तारित थी? जैसे बंगाल, जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर में, और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में। इसका विस्तार भारत के 19% भाग में था। इसके बाद हम देखेंगे महल वाली व्यवस्था, जिसकी स्थापना हॉट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ट द्वारा की जा रही है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में स्थापित थी। पूरे भारत के लगभग 30% क्षेत्र में इसका विस्तार था। इसी के तहत तीसरी व्यवस्था देखेंगे, रैयत वाली व्यवस्था, जिसकी स्थापना कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो द्वारा की गई। यह विस्तारित थी बंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल, कुर्ग और कछार। यह कुर्ग और कछार हिमाचल प्रदेश में है और यह भारत के लगभग 51% भाग में फैली थी। तो आज हम तीनों नीतियों के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि, किसने स्थापना किया, क्या क्या प्रावधान किए गए, जमींदारी व्यवस्था के तहत क्या प्रावधान किए गए, महल वाली व्यवस्था के तहत क्या प्रावधान किए गए और रैयत वाली व्यवस्था के तहत क्या प्रावधान किए गए, इसके भारतीय इतिहास और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव का फायदा किसने उठाया और इसके नकारात्मक प्रभाव किसानों को किस तरह से दयनीय से बद से बदतर स्थिति तक पहुंचा देंगे। तो क्लास में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज हमारी पहली क्लास, स्थायी बंदोबस्त और इस्तेमारी बंदोबस्त पर। तो देखते हैं पहला, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की पृष्ठभूमि में देखो, यह अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पहली भू राजस्व व्यवस्था थी। यानी अगर 3 भू राजस्व नीतियों की बात करें तो सबसे पहली जो भू राजस्व नीति है वो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई, जिसका नाम स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, और इसी का दूसरा नाम है एक इस्तेमरारी बंदोबस्त। अंग्रेज भारत में आए 1599 में और 1600 में अंग्रेज की ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने इनको आने वाले 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये लगातार व्यापार होता रहा। व्यापार होते होते एक समय आया और 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने यह दिखा दिया कि अब आने वाला समय, यानी भारतीय राजनीति पे अब अंग्रेज ही अधिकार करेंगे। तो जब ये अधिकार करेंगे, अब इनका उद्देश्य व्यापार से हटकर राजनीति की ओर होगा। तो ये औपनिवेशिक नीतियों को पालन करेंगे, उनको लागू करेंगे और अधिक से अधिक भारतीय समाज का शोषण करने का प्रयास करेंगे। इसी के क्रम में इन्होंने किसानों का शोषण किया और किसानों को शोषण करने के क्रम में इन्होंने 3 व्यवस्थाओं को लागू किया। पहला, परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवाड़ी, और तीसरा महाल वाली व्यवस्था। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यह अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पहली भू राजस्व व्यवस्था थी। स्थायी बंदोबस्त से पूर्व अंग्रेजों द्वारा 1772 में राजस्व वसूली के लिए एक पंचशाला व्यवस्था शुरू की गई। स्थायी बंदोबस्त स्थापित कब हो रही है? 1793 में। 1793 से पहले, यानी अगर कहे तो मोटा मोटा बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई मुगल शासक शाह आलम द्वितीय द्वारा। तो इन्होंने 1765 के बाद से ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूली के प्रयास शुरू कर दिए थे। उस राजस्व वसूली के तहत इन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की थी, जिसे पंचशाला व्यवस्था के नाम से जानते हैं हम। इस व्यवस्था में जमींदारों को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और 5 साल से पहले ही एक जमीन का एक टुकड़ा अंग्रेजों द्वारा जमींदारों को दे दिया गया और उससे भू राजस्व वसूलने का अधिकार जमींदार को दे दिया गया। लेकिन इस व्यवस्था से यह व्यवस्था किसको मिलेगी? यानी जमींदार को मिलेगी। तो जमींदार व्यवस्था लेने से पहले, यानी स्थायी बंदोबस्त का मालिकाना हक लेने से पहले, उस पर
उच्च बोली लगाएंगे, और जो जमींदार ज्यादा बोली लगाएगा उसको अंग्रेज पंचशाला व्यवस्था के तहत वह भूखंड दे देंगे और कहेंगे कि आप इस पर सारा जितना चाहे उतना भू राजस्व वसूलिए और उसका निश्चित भाग हमको देते रहिए। तो स्थायी बंदोबस्त का पूर्वगामी इतिहास या स्थायी बंदोबस्त का पूर्वगामी व्यवस्था है पंचशाला व्यवस्था। इस पंचशाला व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों द्वारा अच्छी बोली लगाकर राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया जाता था तथा 5 वर्षों तक भूमि पर अधिकार जमींदारों का हो जाता था। अब 5 वर्ष तक इस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ जमींदारों का है। पैसा दे चुके, बोली लगा चुके, ये बोली लगाई है अंग्रेजों और जमींदारों के बीच। जमींदारों ने उच्च बोली लगाकर पैसा दे दिया अंग्रेजों को और पैसों के बदले 5 साल तक मालिकाना हक उस जमीन पर प्राप्त कर लिया जमींदारों ने। अब वो राजस्व वसूलेंगे। 1777 में पंचशाला बंदोबस्त समाप्त होने के कारण अंग्रेजों ने एक सालाना बंदोबस्त की शुरुआत की। पंचशाला व्यवस्था लग कब रही है? 1772, यानी 1772 से 5 साल तक यानी 1777 तक पंचशाला व्यवस्था लागू रहेगी। अब पंचशाला व्यवस्था 1777 में समाप्त हो गई और अब इसके बाद 1777 से 1786 तक अंग्रेज एक सालाना व्यवस्था लागू करेंगे। यानी अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो प्री एग्रीमेंट होगा, वो 1 साल के लिए होगा। वही सेम अंग्रेज और समझौतेदार जमींदारों के बीच, दोनों अब 1 साल के लिए समझौते के तहत आएंगे और 1 साल की बोली लगाकर पैसा अंग्रेजों को मिलेगा और उसकी उस भूमि का जो भू राजस्व वसूली है वो जमींदार करेंगे। 1777 से 86 तक ये सालाना व्यवस्था भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों में लागू रही। 1786 ये वही समय है जब भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल, बाहुबली गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस भारत आ रहा है। ये कॉर्नवालिस इस समय यानी भारत में आने से पहले यूएसए की क्रांति को दमन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर चुका है और इसको अंग्रेज न्योता के तौर पे या उसको गिफ्ट देने के रूप में भारत बुलाएंगे। कब आएगा भारत? अगर आपसे पूछे कि कॉर्नवालिस भारत कब आया, तो कॉर्नवालिस भारत आया 1786 और कब तक रहा? लगभग 1796 तक। 1786 में भू राजस्व वसूली को सतत बनाए रखने के लिए, यानी जो 1 साल की व्यवस्था है उसको अब कंटिन्यूएशन में लाने के लिए कॉर्नवालिस ने एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भू राजस्व वसूली के लिए रेवेन्यू बोर्ड का गठन किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉर्नवालिस। इसी बोर्ड के प्रभाव के कारण यानी 1786 में जो रेवेन्यू बोर्ड का गठन हुआ, इस बोर्ड के प्रभाव के कारण कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया। तो अगर पूछा जाए आपसे कि स्थायी बंदोबस्त की पूर्वगामी व्यवस्था कौन सी है, तो आपका आंसर होगा पंचशाला व्यवस्था। यह पंचशाला व्यवस्था कहाँ लागू थी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कब से लागू है? तो बक्सर के युद्ध के बाद, जब राजनीतिक रूप से अंग्रेज अब प्रभुत्वशाली बन रहे हैं और उनके बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल रही है, तो अब वहां से भू राजस्व वसूलने के लिए उन्होंने कौन सी व्यवस्था लागू की? पंचशाला, जो 1777 तक रही और समाप्त हो गई। 1777 के बाद एक सालाना व्यवस्था शुरू की गई, यानी अब 5 साल के लिए एग्रीमेंट नहीं होगा, 1-1 साल के लिए एग्रीमेंट होगा। इसके तहत 1786 में एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन हुआ और रेवेन्यू बोर्ड के प्रभाव के कारण 1793 में स्थायी बंदोबस्त स्थायी रूप से लागू हो गया। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के कारण क्या हैं? तो ऐसे कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया। देखो क्या क्या है। कॉर्नवालिस को यह पता था कि ना ही हमारे पास संख्या बल है और ना ही प्रशासनिक अनुभव। इस परिस्थिति में अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व वसूली नहीं कर सकते थे। हमें पता है कि भारत में अंग्रेज जब आए तो बहुत कम संख्या में आए और जिनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। लेकिन 65 के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद इनकी मनोस्थिति बदली और ये व्यापार करने के उद्देश्य को परिवर्तित करके राजनीति में आने लगे। लेकिन इनकी संख्या भारत में है बहुत कम। अब जब भारत में संख्या कम है इनकी और किसानों की संख्या ज़्यादा है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से किसानों के संपर्क नहीं साध पाते
और भू राजस्व वसूली नहीं कर पाते। इसलिए इनको एक वर्ग चाहिए था जो उन्हीं के बीच से हो, जो किसानों की मनोस्थिति समझे, किसानों के बीच से हो और किसानों से कम्युनिकेशन करके राजस्व वसूली करे। तो पहला कि उसके पास ना ही ज्यादा प्रशासनिक अनुभव था अंग्रेजों के पास, और ना ही वो संख्या में ज्यादा थे। कम संख्या और कम प्रशासनिक अनुभव के कारण कॉर्नवालिस को यह असहज महसूस हो रहा था कि वह प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व वसूलने में सफल होगा। इस वजह से पहला कारण जमींदारी व्यवस्था को लागू करने का। दूसरा, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए अंग्रेजों को एक समर्थक वर्ग का विकास करना था। जमींदारों को यह अधिकार देकर अंग्रेजों ने उन्हें अपना मित्र और भक्त बना लिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है। अब बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की मंशा क्या थी? अब उन्हें राजनीतिक शक्ति का विकास करना था और अपना राजनीतिक विस्तार करना था। क्या वो इतने कम संख्या बल में अपना विस्तार कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसे वर्ग को देखा जो उनको कुछ थोड़ा सा लाभ देकर इनको अपने पक्ष में मिलाया जा सकता है। तो समर्थक वर्ग की आवश्यकता थी और यह समर्थक वर्ग के रूप में इन्हें जमींदार से अच्छा कोई विकल्प नहीं मिला। उसने कुछ अधिकार दिए जमींदारों को और इन अधिकारों के बदले जमींदार हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों के कठपुतली बन गए। और कालांतर में देखेंगे जब भी कभी भी विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ, उस अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को जमींदारों ने दबाने का प्रयास किया। देखिए नेक्स्ट, तीसरा कारण, अंग्रेजों को भारतीय कृषि की अपर्याप्त जानकारी थी। वो ब्रिटेन के, हम यहाँ भारत के, हमारी खेती का क्या चक्र होगा, क्या प्रोसेस है, क्या क्रॉप पैटर्न है, ये सब उनको नहीं पता था। तो जब उनको क्रॉप पैटर्न नहीं पता होगा तो जब उनको पैटर्न ही नहीं पता तो उनको कौन सी खेती उगाएंगे और जिससे उनको ज्यादा फायदा होगा, इसकी जानकारी भी अंग्रेजों को नहीं थी। इस वजह से भी उन्हें ऐसा वर्ग चाहिए था जो इन किसानों के बीच से ही हो तथा कृषि पद्धति का सही प्रयोग करके अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करने का प्रयास करे। यदि अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से जमींदारी व्यवस्था को छोड़कर खुद भू राजस्व वसूलते तो क्या उनको क्रॉप पैटर्न की जानकारी थी? क्या उनको पता था कि वो कौन सी खेती उगाएं, कौन सी कृषि करें जिनसे उनको सर्वाधिक लाभ हो? नहीं। इस वजह से भी उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को लागू करके जमींदारों का समर्थक बना लिया और जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है, यानी इस व्यवस्था के तहत क्या क्या हुआ तो देखिए, जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया। यानी मान लो ये जमीन का एक खंड है, यहाँ पे कई सारे किसान हैं, ये खेती करेंगे और इस पूरे जमीन का मालिकाना हक किसको दे दिया गया? जमींदारों को। अब ये जमींदार इस पूरे जमीन में खेती करवाएंगे किसानों से, इनसे काम कराएंगे, इनसे बलात् श्रम कराएंगे, इनसे बेगार कराएंगे और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही उत्पादकता बढ़ेगी यानी राजस्व वसूली करने का अधिकार किसके पास आ जाएगा? जमींदारों के पास। अब ये राजस्व वसूली यानी जमीन पर मालिकाना हक किसका? जमींदारों का। और ये किसान जमीन पर काम करने के बावजूद भी नौकर बनकर रह गए, सेवक बनकर रह गए। जमींदारों को तब तक भूमि का स्वामी बने रहने दिया जाता था जब तक वे लगान अदायगी अंग्रेजों को करते रहे। यह व्यवस्था सुचारू रूप से तब तक चलेगी जब तक अंग्रेज और जमींदारों के मध्य संबंध अच्छे होंगे, और अंग्रेज और जमींदारों के मध्य संबंध तभी अच्छे होंगे जब जमींदार टाइम टू टाइम उनको लगान वसूली करके उनको लगान अदा करे। यह समझौता तब टूटेगा जब जमींदार वसूली करके उनको देने में असमर्थ हो। इसी को क्या कहा गया? सनसेट लॉ। इस सनसेट लॉ के तहत यदि एक निश्चित तिथि के शाम तक, सनसेट का मतलब सूर्यास्त, यानी मान लो जमींदारों ने, अंग्रेजों ने 1 साल का समझौता किया जमींदार से और निश्चित अवधि यानी निश्चित तिथि तय की 20 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे। यही सनसेट लॉ है। यानी अब अगली मुलाकात जमींदार और किसानों के मध्य कब, जमींदार और अंग्रेजों के मध्य कब होगी? 20 फरवरी 2026 शाम को 6 बजे से पहले। यदि जमींदार लगान वसूली करके अंग्रेजों को देने में समर्थ नहीं हो पाए तो सनसेट लॉ के कानून के तहत इनकी जमींदारी छीन ली जाएगी। यानी जमींदारों से जमींदारी अधिकार छीन लिए जाएंगे और किसी अन्य जमींदार को उस भूमि का मालिकाना हक सौंप दिया जाएगा।
इस नियम के तहत एक निश्चित तिथि में सूर्यास्त होने से पहले लगान अंग्रेजों को देना होता था। ऐसा ना होने पर भूमि का मालिकाना हक छीनकर किसी अन्य जमींदार को सौंप दिया जाता था। यही जो भी समझाया। अब देखिए, राजस्व जो वसूली हो रही है उसका बंटवारा कैसे होगा? तो 10/11 भाग अंग्रेजों को दिया जाना है और 1/11 भाग जमींदारों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये 100 रुपए वसूली, लगान वसूली के रूप में जमींदार को प्राप्त हुआ। इस 100 रुपए को दो भागों में बांटो। 11 रुपए किसके पास? जमींदारों के पास। और 89 रुपीज किसके पास? अंग्रेजों के पास। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जमींदारी व्यवस्था के तहत जो लगान वसूली होती थी उसका बंटवारा का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे कि 10/11 भाग अंग्रेजों को दिया गया और 1/11 भाग जमींदारों को दिया गया। नेक्स्ट देखिए, इस व्यवस्था का फायदा अंग्रेजों और जमींदारों दोनों को हुआ और भारतीय किसान दयनीय स्थिति में आ गए। अब देखिए, लगान वसूली हो रही। लगान वसूली का मतलब यानी एक साल में जो जमींदार पैसे देकर, पैसे किसको? अंग्रेजों को, अंग्रेजों को देकर जमीन पर मालिकाना हक स्थापित कर रहे हैं, तो जमींदार चाहेंगे ना कि इस जमीन पर ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूला जाए। राजस्व ज्यादा वसूलने का मतलब कि उस जमीन पर खेती की उत्पादकता जब ज्यादा होगी तो लगान भी ज्यादा होगा, और जब लगान ज्यादा होगा तो अंग्रेजों को भी फायदा और जमींदारों को भी फायदा। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे प्रकरण में बेचारे किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब जमींदारी व्यवस्था के कुछ प्रभाव पड़े। तो प्रभाव को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, कुछ सकारात्मक हैं और कुछ नकारात्मक। सकारात्मक किसके ऊपर पड़ेंगे? अंग्रेजों और जमींदारों पर। और नकारात्मक किस पर पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसानों पर। तो देखो क्या है, जमींदारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। किसकी? जमींदारों की। कैसे? 1/11 भाग इनको हर साल क्या मिल रहा है? लगान के रूप में। यानी इनकी जो आय है वो निश्चित हो गई कि नहीं हो गई? और निश्चित आय हो गई, इसका मतलब उनकी सामाजिक स्थिति बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। नेक्स्ट, राजस्व का 1/11 भाग मिलने से इनकी आय नियमित हो गई। यानी इनको हर साल वसूली का कितना भाग मिल रहा है? 1/11 भाग। यानी जितनी वसूली बढ़ती रहेगी इनके भाग का प्रतिशत बढ़ता रहेगा। फायदा किसको? जमींदारों को। इस व्यवस्था से अंग्रेजों की आय भी नियमित होने लगी। पर्टिकुलर एक साल अगर कोई जमीन का मालिकाना हक किसी जमींदार के पास है और जमींदार प्रत्येक वर्ष 10/11 हिस्सा किसको दे रहा है? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को इस पूरे काम में कुछ करना भी नहीं है, शुरू में सिर्फ जमींदारी हक दे दिया, एक एग्रीमेंट करा लिया और पूरे साल अलग अलग काम किए। साल के अंत में जमींदार आएगा और इनको 10/11 भाग अंग्रेजों को दे देगा। यानी कुछ काम भी नहीं किया, बैठे बैठाए आपको एक नियमित आय होने लगेगी। जिससे क्या हुआ? अंग्रेजों की सामाजिक स्थिति बढ़ी, अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति बढ़ी और अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत मजबूत हो गई। इससे देखो, एक जमींदार वर्ग अंग्रेजों की कठपुतली बन गए। इससे एक और फायदा हो, क्या हो गया? अंग्रेज और जमींदारों के मध्य संबंध कैसे? नौकर और सेवक, सॉरी, नौकर और मालिक वाले। मालिक कौन? अंग्रेज। और नौकर के रूप में काम करने वाले जो अंग्रेजों का सारा काम कर रहे हैं, किसानों को शोषण कर रहे हैं, किसानों से लगान वसूली कर रहे हैं, वो कौन? जमींदार। यानी अंग्रेजों ने जो कहा जमींदारों ने एज इट इज मान लिया। तो ये कठपुतली के रूप में आ गए कि नहीं आ गए? ये कठपुतली जब आएंगे, कठपुतली के रूप में बनेंगे, और आने वाले समय में जब भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह होगा, उस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए एक वर्ग खड़ा हो गया, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? जमींदार। आप देखेंगे कि आने वाले कई वर्षों तक जितने विद्रोह हुए, जमींदारों ने अंग्रेजों का समर्थन ही किया है, कभी भी विरोध नहीं किया। नेक्स्ट देखिए,
इसका नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़े? किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। किसानों को दो मालिकों के अधीन रहना पड़ा। दो मालिक कौन? पहला अंग्रेज और दूसरे जमींदार। जब मालिक दो तो शोषण भी दो प्रकार के, यानी शोषण भी दो तरफा। फलतः किसानों को दो तरफा शोषण हुआ। इस व्यवस्था में सुदूर जमींदारी प्रथा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कहीं लिख लेना, को भी जन्म दिया तथा इस सुदूर जमींदारी प्रथा ने किसानों के शोषण को और अधिक बढ़ा दिया। तो देखो सुदूर जमींदारी प्रथा है क्या? सुदूर जमींदारी प्रथा, देखिए 80% 90% जमींदार कैसे हैं? जो किसानों को शोषण कर रहे हैं। लेकिन इस समय भी कुछ जमींदार ऐसे होंगे जिनका किसान और जमींदारों के मध्य संबंध कैसा होगा? अच्छा होगा। यानी कुछ जमींदार जिनके अंदर दया भाव भी विद्यमान होगा। इस दया भाव के होने के कारण क्या जमींदार किसानों से जबरन वसूल पाएंगे? नहीं। यदि किसान की स्थिति ठीक नहीं है, या किसान जिस जमीन पे खेती कर रहा है उस वहां पर सूखा पड़ गया या बरसात हो गई और वो पूरी फसल नष्ट हो गई, क्योंकि जमींदार कैसा है? थोड़ा दया भाव वाला आदमी है, वो इनसे जबरन वसूली नहीं कर पाएगा। जब वसूली नहीं करेगा तो अंग्रेजों को देगा क्या? यानी अंग्रेजों को एक निश्चित अवधि के तहत लगान की प्राप्ति नहीं हो पाई। जैसे ही लगान की प्राप्ति नहीं होगी, इस जमींदार से मालिकाना हक छीन लिया जाएगा और यह मालिकाना हक पाने के लिए कई सारे जमींदार इकट्ठा होंगे। ये जमींदार बाहर से भी होंगे। यानी अगर मान लो बंगाल की जमींदारी व्यवस्था के तहत किसी जमींदार को मालिकाना हक से बेदखल कर दिया गया, तो उस जमीन पर मालिकाना हक स्थापित करने के लिए हो सकता है कोई किसान यूपी से जाए, हो सकता है कोई किसान बिहार से जाए, हो सकता है कोई किसान दक्कन से चला जाए, हो सकता है पंजाब से जाए, हो सकता है राजस्थान से जाए। अब देखो, उसको जाकर जमींदारी व्यवस्था संभालनी कहाँ पे है? बंगाल में। लेकिन वो आ कहाँ से रहा? यूपी से। यूपी तो फिर भी पास है, चलो हो सकता है पंजाब से आ रहा हो। अब पंजाब से आएगा कौन? जिसके पास पैसा होगा, फिर जो अंग्रेजों को पैसा ज्यादा देगा, आने जाने में खर्चा भी करेगा खुद का, अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे घर में रहेगा, किराया देगा। अब जो इसके एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं बंगाल की जमींदारी पाने के लिए, उसको वो निकालेगा कहां से? उसको वो वहां से निकालेगा लगान की अत्यधिक वसूली। अब जैसे ही उसके मन में फितरत हो गई कि उसको क्या करना है, 1 साल के अंदर ये जो उसने खर्च किए हैं वो पूरी भरपाई करनी है इस जमीन के टुकड़े से। तो जैसे ही उसके मन में अगर ये मनसा आ गई कि उसको अत्यधिक वृद्धि करनी है लगान की, तो क्या करेगा? किसानों का अत्यधिक शोषण, और किसानों से ज्यादा घंटे काम कराएगा, उनसे ज्यादा मजदूरी कराएगा, उनसे ज्यादा खेती कराएगा। क्यों? क्योंकि उत्पादकता बढ़ जाए। और जैसे ही ये सब चीजें ज्यादा होंगी, किसानों के शोषण को और अधिक बढ़ा दिया जाएगा। तो किसानों के शोषण को और अधिक किसने बढ़ाया? तो आप कहेंगे सुदूर जमींदारी प्रथा। कोई पूछे ये क्या है, तो ये आप पूरा बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। दूसरी व्यवस्था रैयत वाली व्यवस्था। इसके तहत हम क्या पढ़ेंगे? रैयत का मतलब अभी किसके भी संबंध है जमींदारी व्यवस्था के तहत? अंग्रेज वर्सेस जमींदार। यानी जमीन पर मालिकाना हक किसको दे दिया गया? एक जमींदार को। अब ये जमींदार इस जमीन का पूरा वसूली करेगा और किसको देगा? अंग्रेजों को। ये व्यवस्था जमींदारी। अब रैयत वाली व्यवस्था के तहत जमीन पर मालिकाना हक किसको दे दिया गया? किसानों को। तो पढ़ेंगे क्या है, कैसे है। पहला, इसके कारण कि ऐसे क्या क्या पृष्ठभूमि बन गई कि जमींदार व्यवस्था होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों में रैयत वाली व्यवस्था लागू की। दूसरा, इसमें क्या क्या विशेषताएं, इसका स्वरूप क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, ये सब पढ़ेंगे। फिर भारतीय इतिहास पर इसका पड़ने वाले प्रभाव। तो प्रभाव भी दो प्रकार के,
सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव किस पर? अंग्रेजों पर। और नकारात्मक प्रभाव किस पर? किसानों पर। तो रैयत वाली व्यवस्था 3 चरणों में पढ़ी जाएगी: कारण, विशेषताएं, प्रभाव। कारण देखो क्या है। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में जमींदारी वर्ग वर्चस्वशाली नहीं था, जिस कारण जमींदारों से समझौता करने के बजाय सीधे किसानों से करार किया गया। तो पहले तो देखो कि रैयत वाली व्यवस्था लागू कहां हुई। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भी किस जगह दिखाते हैं। बंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल और कुर्ग और कछार। ये देखो सब इलाके लगभग लगभग वैसे हैं जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है। और स्थायी बंदोबस्त कहां लागू है? स्थायी बंदोबस्त बंगाल, यूपी, यूपी का ये देखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का वाराणसी और गाजीपुर। ये कैसे क्षेत्र हैं? ये समतल क्षेत्र हैं। इसकी चर्चा भी होगी कि इसकी वजह से कि क्या कारण थी कि रैयत वाली व्यवस्था मद्रास, बंबई, असम, पूर्वी बंगाल, कुर्ग और कछार में लागू की गई। देखो, तो पहले ये याद रखना, बेसिकली रैयत वाली व्यवस्था कहां पर? तो दक्कन में। दक्कन मतलब दक्षिण भारत। देखिए, उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में जमींदारी वर्ग वर्चस्वशाली नहीं था। देखो, ये कैसा है? ये है पूरा दक्षिण भारत। यहां दक्षिण भारत पश्चिमी घाट और थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र। उत्तर भारत में कैसा क्षेत्र है? समतल। समतल है तो मैदान कैसे होंगे? बड़े बड़े। यहां पर बड़े बड़े मैदान होने के नाते बड़े बड़े भूखंड पर किसको अधिकार दे दिया गया? जमींदारों को। यानी एक बड़े क्षेत्र पर, टोटल एक बड़े क्षेत्र को निर्धारित किया गया और पूरा क्षेत्र किसको दे दिया गया? एक व्यक्ति, जमींदार को। अब सारे जो समझौते होंगे, नेगोशिएशन होगा, वो अंग्रेज और जमींदार के मध्य होंगे। क्यों? क्योंकि मैदान कैसे हैं? बड़े बड़े। यहां पे जमींदारी व्यवस्था सफल हो गई। लेकिन दक्षिण भारत की स्थिति कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है और पठारी है। यहां पर जो भूखंड है वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो छोटे छोटे भागों को एक साथ एकत्रित करके किसी एक आदमी के हाथ में देना संभव नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा कि सोचा कि ऐसा किया जाए कि जमींदारी से समझौता ना कर कर डायरेक्ट किससे करें? छोटे छोटे भूखंडों के अलग अलग किसानों से। जिसके तहत क्या किया गया? यहां पर जमींदारी व्यवस्था ना लागू करके रैयत वाली व्यवस्था लागू की गई। पहला कारण। दूसरा देखो, दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण बड़े बड़े भूखंडों के स्थान पर छोटी छोटी जमीनें थीं। इन छोटे छोटे भूखंडों को एक जगह इकट्ठा करके किसी बिचौलियों को दे देना संभव नहीं था। सोचो, एक क्षेत्र ये है, फिर यहाँ पे घाटी, फिर दूसरा क्षेत्र, फिर यहाँ घाटी, फिर तीसरा क्षेत्र, फिर यहाँ पहाड़, एक क्षेत्र ये, एक क्षेत्र यहाँ पर। क्या इन छोटे छोटे क्षेत्रों को एक जगह बना सकता था? नहीं बनाया जा सकता था। तो जब बड़ा क्षेत्र नहीं होता तो जमींदारी देने का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं। इसलिए ऐसा किया गया कि इस क्षेत्र का मालिकाना हक किसको? यहाँ के किसान को। इस क्षेत्र का मालिकाना हक यहाँ के किसानों को। इस क्षेत्र का मालिकाना हक यहाँ के किसानों को। इस वजह से दक्कन में रैयत वाली व्यवस्था लागू हुई, ना कि जमींदारी व्यवस्था। फिर तीसरा, स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों की आय बढ़ गई थी और अंग्रेज लालची, उन्हें सिर्फ अपनी ही आय बढ़ाना था। देखो, ये भी क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? जमींदारी व्यवस्था में क्या कह रहे हैं? यानी जो कमाई हो रही थी वो निश्चित हो गई। 1/11 भाग जमींदार और 10/11 भाग अंग्रेज। अगर एक बार समझौता हो गया जमींदारी व्यवस्था के तहत तो ये रेशियो कभी भी टूटेगा नहीं।
अब जैसे जैसे पैदावार बढ़ेगी, जमींदारों की स्थिति भी बढ़ेगी और अंग्रेजों की भी स्थिति बढ़ेगी, जो कि इनको समझ में नहीं आई। किसको? अंग्रेजों को अखर रही थी ये बात कि हमारे रहते कैसे जमींदारी वर्ग स्ट्रांग हो रहा है, लालची। इनको ये अखरने लगा और इन्होंने क्या किया कि जमींदारी व्यवस्था को यहां लागू नहीं किया, और जमींदारी व्यवस्था लागू होने के बावजूद बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक नई व्यवस्था इंट्रोड्यूस की गई जिसको क्या कहा गया? रैयतवाड़ी सिस्टम। 3 कारण। पहला कि जमींदारी वर्ग वर्चस्वशाली नहीं है। कहां पर? उत्तर भारत में आप आज भी देखेंगे तो अगर जिसके पास जमीन है वो बहुत बड़े बड़े जमीन के मालिक हैं। जमींदारी वर्ग यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है उत्तर भारत में, लेकिन जैसे ही कंपेयर करेंगे हम दक्षिण भारत से, वहाँ पे छोटी छोटी जमीनें, भूखंड बड़े नहीं हैं, तो जमींदार वर्चस्वशाली नहीं होंगे। और जब वर्चस्व नहीं होगा तो ये फिर जब ताकतवर नहीं होंगे तो किसानों से लगान वसूल नहीं पाते। पहला कारण। दूसरा कारण, भौगोलिक स्थिति। ऊबड़ खाबड़ और पठारी क्षेत्र के कारण भूखंड छोटे छोटे थे, जिस वजह से एक जगह इकट्ठा करके जमींदारी नहीं दी जा सकती थी। तीसरा, अंग्रेज लालची हैं, वो नहीं देख सकते कि किसी और की आय बढ़ जाए, इस वजह से उन्होंने रैयतों से डायरेक्ट किसानों से समझौता किया। अब समझौते में कौन? एक तरफ किसान और दूसरी तरफ अंग्रेज। इनसे समझौता और पूरा लगान किसको? अंग्रेजों को। दो पॉइंट। रैयत वाली व्यवस्था की सबसे पहली शुरुआत कहाँ हुई? सॉरी, बंबई। बंबई में इसकी शुरुआत एल्फिंस्टन ने की, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसका प्रथम प्रयोग कैप्टन रीड द्वारा बारह महल जिले में किया गया। बारह महल कहाँ है? ये वही बारह महल है जो कहां पर है? मैसूर, टीपू या हैदर। बारह महल, डिंडीगुल और मालाबार, ये सब कहां पर है? कर्नाटक। इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रैयत वाली व्यवस्था का जनक किसको कहोगे, तो आपका आंसर होगा थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक, नेक्स्ट देखो। अब इसकी विशेषता देखो क्या है। यह भारत के 51 क्षेत्र पर लागू थी। परमानेंट सेटलमेंट कितने क्षेत्रों में? 19% में, और रैयतवाड़ी 51%। इसमें सीधे किसानों से करार किया जाता था। जब तक किसान लगान देते रहते थे तब तक भूमि पर किसानों का मालिकाना हक बना रहता था, और जिस दिन किसानों ने लगान नहीं दिया, किसानों की बेदखली निश्चित, और वो जमीन अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी। इस व्यवस्था में राजस्व की दरें स्थायी नहीं थी। देखो, जैसे जैसे परिस्थितियां वैसे वैसे लगान की दरें। मर्जी तो 50% से ज्यादा, मर्जी तो 30%, और मर्जी तो 60%। ये मर्जी किसकी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दरों को स्थायी नहीं किया और अपनी मर्जी से उसको बढ़ाया और घटाया गया। तो दरें इसकी स्थायी नहीं है, फ्लैक्चुएट करेंगी। इसके प्रभाव क्या पड़े? तो वही सकारात्मक प्रभाव है और नकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ेगा? किसानों पर। किसानों का शोषण हुआ। अधिक राजस्व प्राप्ति के कारण किसानों को वाणिज्यिक फसलें लगाने के लिए बाध्य किया गया और खाद्यान्न संकट की स्थिति बन गई। देखो, समझौता किसके बीच हो रहा है? किसान और अंग्रेज। अधिक पैदावार के लिए, या यूं कहे कि अधिक लगान या अधिक प्रॉफिट के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? खाद्यान्न फसलों को उगाने से मना किया, और उसके स्थान पर कौन सी फसलें उगवाई? वाणिज्यिक, जैसे नील, जैसे अफीम, जैसे कपास,
जूट, मतलब खेतों के एक निश्चित बड़े भाग पर अंग्रेजों ने कौन सी फसलें उगवाई? वाणिज्यिक। और एक छोटे भाग पर कौन सी फसलें? खाद्यान्न। मानो कभी अगर बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए तो ये फसल तो बर्बाद, इनके पास भंडारण भी नहीं क्योंकि सीमित है। खाद्यान्न की फसलें सीमित हो रही ना, यानी जो एक साल तक ही सीमित रहेंगी। जब अधिक उत्पादकता होगी नहीं तो भंडारण कर नहीं पाएंगे। और ऐसे में अगर कोई दुविधा आ गई, कोई अकाल आ गया तो क्या होना है? भुखमरी। और भुखमरी के तहत अकाल, महामारी। ये सब चीजें किसकी वजह से? क्योंकि अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं इनको दबाव पूर्वक कार्य कराया। कैसी फसलें लगाने के लिए? वाणिज्यिक। वाणिज्यिक नील, अफीम, कपास और जूट। ये वैसी फसलें जिनसे किसानों को अधिक से अधिक फायदा होगा। और बाद में क्या होगा? खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट देखो, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़े अंग्रेजों पर? किसानों को भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त हो गया। चलो ये फायदा हुआ कि किसान बेचारे अब कम से कम इस बात के लिए खुश हैं कि ये जमीन जिस पर हम जुताई कर रहे हैं वो मेरी है। तो ये अपनत्व की भावना विकसित हो गई। अपनत्व की भावना जैसे ही विकसित हुई, इनके अंदर खेती करने के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। और जब इंटरेस्ट दिखाने लगे तो इनकी उत्पादकता भी बढ़ गई। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है जिसको आप मेंस लिखते समय लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट, किसानों को क्या हुआ? जमींदार नामक बिचौलियों से किसान मुक्त हो गए। यहां पर अब एग्रीमेंट सिर्फ दो लोग के बीच, अंग्रेज और किसान। यहां पर जमींदारी वर्ग है ही नहीं, तो शोषण थोड़ा कम हुआ। फिर उत्पादन में वृद्धि हुई, वही एक भावनात्मक संबंध जुड़ा जमीन से, यानी खेती। अब जहां पर वो खेती कर रहे हैं उससे उसका उनका अपनत्व बढ़ गया। इस अपनत्व के चक्कर में खेती में उनको रुचि आई, रुचि जैसे ही आई उत्पादकता बढ़ गई। तो वही लिखा, उत्पादन में वृद्धि हुई। सरकार और किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गए। अब अंग्रेज और किसान के बीच संबंध कैसे स्थापित हो रहे हैं? प्रत्यक्ष। किसान अपनी मजबूरियों को या अपनी दशाओं को किसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं? डायरेक्ट अंग्रेजों के पास। तो थोड़ा सा ये फायदा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, महल वाली व्यवस्था है। महल वाली मतलब जमींदारी व्यवस्था के तहत अंग्रेज और जमींदार, रैयत वाली व्यवस्था के तहत किसान और अंग्रेज, और महल वाली व्यवस्था के तहत एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ पूरा पूरा गांव। यानी मान लो ये गांव, गांव के ये सही कई सारे किसान, इस पूरी जमीन पर सामूहिक खेती करेंगे सभी किसान मिलकर। और वर्ष के अंत में पूरा लगान इकट्ठा करेंगे। लगान इकट्ठा करने का काम मुखिया को मिलेगा। और सभी से लगान इकट्ठा करके मुखिया किसको दे देगा? अंग्रेजों को। तो महल वाली व्यवस्था में अंग्रेजों ने जो एग्रीमेंट किया वो ना एक किसान से, ना एक जमींदार से, बल्कि पूरे पूरे गांव से। तो क्या कारण है कि महल वाली व्यवस्था लागू की गई? उसकी विशेषताएं, प्रभाव और कहां कहां यह लागू हुआ। कारण, पहला कारण देखो, इन्हें एक और ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिसके अंतर्गत अंग्रेज अपनी इच्छा के अनुसार राजस्व की दरें बढ़ा सकें। जमींदारी व्यवस्था में ऐसा वो नहीं कर पाए थे। जमींदारी व्यवस्था के तहत उनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि इस व्यवस्था में हम एक निश्चित लगान ही प्राप्त कर पाएंगे। जबकि रैयत वाली व्यवस्था में उन्होंने ये महसूस किया कि हम अपनी इच्छा के अनुसार लगान की दरों को असीमित लेवल तक बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे। उन्होंने किसान के शोषण के बारे में नहीं सोचा। वो एक और ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां पर राजस्व की दरें अंग्रेज अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकें, जिसका उन्होंने महल वाली व्यवस्था को भारत में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसका विस्तार इसे सर्वप्रथम 1801 में अवध में लगाया गया।
अगर आपसे कोई पूछे कि महल वाली व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई, तो आपका आंसर 1801 अवध। व्यवस्थित रूप से इसे 1820 से 30 के दशक में लागू किया गया। विशेषताएं, गई पूरे गांव से करार होता था, मुखिया को राजस्व वसूलने की शक्ति प्राप्त थी, वही चीज, कई सारे किसानों ने खेती की, खेती करके उत्पादकता बढ़ाई, उत्पादकता का एक निश्चित भाग लगान के रूप में इकट्ठा हुआ, इकट्ठा करने की शक्ति किसके पास, गांव के मुखिया के पास, और ये मुखिया इकट्ठा करके किसको भेज देगा, अंग्रेजों को। तो मुखिया को राजस्व वसूलने की शक्ति प्राप्त हो गई। राजस्व वसूली की इकाई किसानों को नाम मानकर संपूर्ण गांव को माना गया। यानी राजस्व वसूली एक किसान से नहीं हो रही है, राजस्व वसूली एक जमींदार से नहीं हो रही है, राजस्व वसूली क्या हो रही है, पूरे पूरे गांव से हो रही है। फिर इस व्यवस्था में राजस्व वसूली की दरें निश्चित नहीं थी, अंग्रेजों ने अपनी इच्छाओं का यूज किया और जब मनचाहा राजस्व वसूली की दरें बढ़ा दी और किसानों को शोषित किया गया। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, राजस्व दरें ऊंची होने के कारण किसानों का शोषण भी बढ़ गया। मुखिया कालांतर में जमींदारों की तरह व्यवहार करने लगे तथा किसानों का शोषण करने लगे। अब देखो, राजस्व इकट्ठा करने की शक्ति किसको दे रहे हो आप लोग, मुखिया। अब मुखिया राजस्व ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में क्या करेगा, किसानों से ज्यादा काम, अधिक काम कराएगा, अधिक मजदूरी करवाएगा, उनके ऊपर क्या करेगा, दमन पूर्वक कार्यवाही करेगा। इस चक्कर में क्या होगा, किसानों का शोषण बढ़ जाएगा। सूदखोरों का वर्ग भी उभर कर सामने आ गया, कई मौकों पर मुखिया ही सूदखोर बन गए। इस लाइन को समझो, ये क्या कह रहा है, सूदखोरों का वर्ग उभर कर सामने आ गया। देखो कैसे आ गया, मान लो ये पूरा गांव है, अलग अलग भूखंडों पे अलग अलग किसान। मान लो इस भूखंड का ये किसान उत्पादकता बढ़ाने में सफल नहीं हो पाया, उसकी उत्पादकता क्या हो गई, कम हो गई, और उसको देना लगान किसको है, अंग्रेज को। पहले वो मुखिया को देगा, मुखिया के रूप में मुखिया लगान इकट्ठा करेगा, अंग्रेजों को देंगे। लेकिन इसके पास लगान देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उत्पादकता अच्छी हुई नहीं। तो क्या करेगा, अब ये व्यक्ति जाएगा किसी के व्यक्ति के पास कि भाई पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया, भाई उत्पादकता अच्छी नहीं हुई, कुछ पैसे दे दो, अगर पैसे दोगे तो हम मुखिया को दे पाएंगे, और मुखिया किसको देगा, अंग्रेजों को, मेरा शोषण नहीं होगा, हमको मारा नहीं जाएगा, हमको लाठी नहीं पड़ेगी। इस चक्कर में ये क्या हो गया, किसने पैसे मांगे, किसी अन्य व्यक्ति से। फिर अब ये पैसे क्या हो गए, इस पर ब्याज लगने लगा, मूलधन तो है ही, धीरे धीरे ये क्या हो गया, इसकी पैसे बढ़ने लगे, और ये किसान किस चक्र में फंस गया, दुष्चक्र में। कभी कभी क्या होता था, इसकी मजबूरी का फायदा खुद मुखिया उठा लेता था, और मुखिया ही कहता था कोई बात नहीं, लाओ हम तुम्हें उधार दे रहे हैं और तुम हमको ब्याज देते रहना, या इस पूरे जमीन पर पूरे साल काम करना, लेकिन तुम्हें इस पर बेगार करना होगा या बलाश्रम करना होगा। मतलब आप काम करें, किसान अपनी जमीन में काम करेगा, लेकिन उस जमीन का फल इसको नहीं मिलेगा, यानी क्या किया, बेगार। यानी जो भी पैसा अगले साल मिलेगा वो किसके पास चला जाएगा, मुखिया के पास, ब्याज और मूलधन के रूप में। ठीक है, तो सूदखोर वर्ग उभर कर सामने आया, कई मौकों पर मुखिया ही क्या बन गए, सूदखोर बन गए। इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े, देखो क्या है सकारात्मक प्रभाव, किसानों को मालिकाना हक प्राप्त हो गया, फिर उनके भावनात्मक संबंध अच्छे हो गए कि चलो जमीन तो मेरी है। फिर सामूहिक लगान अदायगी के कारण कई बार ऐसा देखा गया कि किसी किसान की पैदावार अच्छी ना हुई और इसकी भरपाई किसानों के अन्य समूह द्वारा कर दी गई। जैसे, फिर से समझो,
ये इस जमीन का मालिक कौन? ये किसान। इस किसान के पास ये जमीन कैसी हो गई? मान लो सूखा पड़ गया या बंजर हो गई, यहां पर इसकी पैदावार बढ़ी नहीं, लेकिन उसको साल के अंत में लगान तो देना ही है। उसी तरह इस जमीन पर पैदावार बहुत अच्छी, तो हो सकता है ये किसान इनकी क्या कर दे? मदद कर दे कि भाई चलो कोई बात नहीं, जब भी अच्छी खेती होगी तो दे देना, अभी तुम्हारा काम न रुके, चलो पैदावार नहीं हुई, ये पैसे लो, मुखिया को दो और मुखिया अंग्रेजों को दे देगा। तो कुछ संबंध अच्छे हो गए, यानी एकता दिखी। इस व्यवस्था ने कहीं ना कहीं किसानों के मध्य एक एकता रूपी संबंध स्थापित कर दिया। वही क्या है? सहकारिता की भावना का प्रबल होना। अब किसान कैसे हो गए? कोऑपरेटिव हो गए, यानी किसी की समस्या को उन्होंने पूरे सामूहिक तौर पर सुलझाने का प्रयास किया। तो बस ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा एक बार क्विक रीजन देख लो कि क्या क्या पढ़ा हमने। आज हमने ब्रिटिश काल के अधीन 3 भू राजस्व नीति पढ़ी। पहली जमींदारी व्यवस्था, दूसरी महलवाड़ी और तीसरी रैयतवाड़ी। जमींदारी व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्र में लागू है, इसका विस्तार क्या है, इसको लागू किसने किया, हमने पढ़ा। उसी के तहत इसके प्रभाव क्या पड़े, कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े और कुछ नकारात्मक। दूसरी व्यवस्था रैयत वाली व्यवस्था, इसको लागू किसने की, इसको स्थापना किसने की, ये पढ़ा हमने। ये भारत के कितने क्षेत्रों में लागू है, ये देखा हमने। इसका विस्तार क्षेत्र कितने प्रतिशत तक है, ये देखा हमने। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इस इसके सकारात्मक प्रभाव भारतीय इतिहास पर क्या पड़े और इसके नकारात्मक इतिहास भारतीय इतिहास पर क्या पड़े। फिर हमने देखा महल वाली व्यवस्था। महल वाली व्यवस्था के तहत इसके कारणों की चर्चा की, विशेषताएं देखी और इसके प्रभाव पड़े। ओके, अब मिलते हैं हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।